हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला हैं। आज तो जो जितना प्रचार था, जितना दम दिखाना था, नेताओं ने दिखा लिया प्रद्युमन भाई, और जी अब तो जनता दिखाएगी, वोटर दिखाएंगे दम। जी बिल्कुल। बहुत लंबा हरियाणा प्रदेश में चुनाव प्रचार चला, क्योंकि हरियाणा पहली प्रदेश बार हुआ में, मेरे ख्याल में जान। जी बिल्कुल, वरना तो हरियाणा प्रदेश में पहले या दूसरे चरणों में ही चुनाव हो जाता था। और अक्सर जी जो जी। चुनाव वो अप्रैल महीने में ही होता था। और अगर मई में हम्म होता तो भी 10 मई से पहले पहले हरियाणा में चुनाव हो जाता था। इस बार बड़ी हम्म भयंकर जो कड़ाके की गर्मी है, जिसमें लू चल रही है, उस दौर में हरियाणा प्रदेश में 25 तारीख को वोटिंग होगी। हरियाणा प्रदेश के जो मतदाता हैं वो अपने 10 सांसदों और एक विधायक, जो वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस सीट से हम्म लड़ रहे हैं, उनका चयन करेंगे। अब उसमें कौन बाजी जी। मारेगा, कौन किसके हाथ निराशा हाथ लगेगी, ये तो 4 तारीख को हम्म पता चलेगा। लेकिन इतना तय हम्म है कि इस बार भीषण गर्मी के बीच में हरियाणा का वोटर पहले से ज्यादा शाना हो चुका है, और अपने जो उनके भावी जनप्रतिनिधि हम्म बनने हैं उनसे वो सवाल जवाब करने लग गया है। जी जी जी। हम सिरसा से शुरुआत करेंगे, लोकसभा की, सिरसा लोकसभा। उधर से हम बात करते हैं। वहां पे अशोक तंवर बीजेपी के हैं, वहां पर शैलजा जी बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। और जी वहां पर इनेलो ने भी अपना जो मैदान में उतारे हैं कैंडिडेट। तो तमाम जी वहां पर मुद्दे क्या रहे, जिस तरीके से आप लगभग 2-2.5 महीने का वक्त था कैंडिडेट्स के पास, पार्टियों के पास, कि यहाँ पर चुनाव प्रचार वो कर सकते थे, वो कर रहे थे। जी। देखो, अगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान और पंजाब के साथ बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। और हम्म इस लोकसभा क्षेत्र से कुमारी शैलजा खुद 2 बार सांसद रही हैं। उनके पिताश्री हम्म यहाँ से सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। डॉक्टर अशोक तंवर भी यहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव हार गए। इस हम्म लोकसभा सीट की अगर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, तो यहाँ हम्म से जो 4 प्रत्याशी मुख्य रूप से मैदान में खड़े थे, ये वो सीट हम्म है जिस पर किसान आंदोलन का बड़ा असर रहा। क्योंकि हम्म जो सिख बाहुल्य क्षेत्र है और पंजाब के साथ लगता जो क्षेत्र है, उसमें हम्म किसान आंदोलन के 13 महीने में कोई गांव शायद ऐसा नहीं होगा जहां से लोग दिल्ली के बॉर्डरों पर ना गए हों। और हम्म दूसरा, ये इसलिए भी बड़ी हॉट सीटों में शामिल हुई कि इसी लोकसभा से एलनाबाद के विधायक जो उस समय थे, अभय सिंह चौटाला, उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया था। वो देश के हम्म इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी सांसदीय या विधायकी से इस्तीफा दिया था। हालांकि उसके हम्म बाद वहां उपचुनाव हुआ और उसमें अभय सिंह चौटाला फिर से जीत गए। तो कुल हम्म मिलाकर के इस क्षेत्र में किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव देखने को मिला। दूसरी बड़ी हम्म बात जो इस क्षेत्र में देखने को मिली, वो सुनीता दुग्गल की टिकट कटना। क्योंकि सुनीता हम्म शैलजा का सिरसा आना, कहीं ना कहीं ये हम्म 2-3 ऐसी चीजें थी जो इस पूरे चुनाव में बड़ी हावी रही। और इस चुनाव में एक बड़ी बात जो निकल करके सामने आई वो ये रही कि कुमारी शैलजा को जिताने के लिए एसआर के जो गुट है, जिसमें किरण चौधरी हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, और अब जो वीरेंद्र सिंह जी का परिवार आ गया है, उन्होंने बड़ी हम्म इस सीट पर मेहनत की है। क्योंकि हम्म एसआर के और वीरेंद्र सिंह के परिवार में केवल एक ही नुमाइंदे को टिकट मिली और वो सिरसा से मिली। इसलिए हम्म उन्होंने सभी ने यहाँ पूरा जोर लगाया। हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उनके साथी हैं, उन्होंने यहाँ कोई प्रचार प्रसार बहुत लंबा चौड़ा बड़े नेताओं ने नहीं किया। और हम्म अंतिम दिन चुनाव प्रचार के प्रियंका गांधी का आना, ये भी हम्म एक बहुत बड़ी बात इस सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए रही। जबकि हम्म अशोक तंवर के प्रचार के लिए योगी हम्म आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो प्रचार के लिए आए। यहाँ हम्म पूरे चुनाव में किसान आंदोलन का बड़ा भारी असर देखने को मिल रहा है। हम्म। जी तो अशोक तंवर का भी काफी विरोध की वीडियो सामने आई थी जो चुनाव प्रचार के दौरान। देखो, अशोक तंवर का नहीं बल्कि जो बीजेपी का विरोध इस क्षेत्र में बड़ा भारी देखा गया। ना केवल अशोक तंवर हो, चाहे सुभाष बराला हो, उनका भी हम्म विरोध यहाँ हुआ। इसके अलावा और भी जो कई स्थानीय नेता हैं, वो जब गांव में वोट मांगने के लिए गए तो कहीं
दबी जुबान से और कहीं खुलेआम उनका विरोध पूरे क्षेत्र में हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी डॉक्टर अशोक तंवर को हो रहा है, क्योंकि जब एक प्रत्याशी का विरोध होना शुरू हो जाता है तो उसके दिमाग में वही चीजें ज्यादा चलती रहती हैं। तो हम जी अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं। हिसार में, हिसार लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर चौटाला फैमिली है, आमने सामने है। चाहे वो इनेलो जी की बात करें, जेजेपी की बात करें, बीजेपी की बात करें, और एक जी तरफ है कांग्रेस के कैंडिडेट जेपी जयप्रकाश। तो क्या लग जी। रहा है यहाँ पर किस तरीके के मुद्दे हावी रहे? कौन? देखो, हिसार लोकसभा क्षेत्र में चारों ही प्रत्याशी चौधरी देवीलाल के नर्सरी के प्रत्याशी हैं। जयप्रकाश हम्म जेपी भी एक समय जो है चौधरी देवीलाल के बड़े खासम खासों में होते थे, और उसके हम्म बाद उन्होंने जो ग्रीन ब्रिगेड बनाई और उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत में उनका एक रुक्का रोड़ा रहा, और वो हम्म बड़े नेता बन गए चौधरी देवीलाल के दम पर उस समय। हम्म रणजीत सिंह चौटाला जो है उनके बेटे हैं, और हम्म सुनैना और नैना वो दोनों जो है उनकी जो है पोतों की बहुएं हो गई। हम्म कुल मिलाकर के ये सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में है। इस सीट पर भी जेजेपी और बीजेपी के प्रत्याशी को कई जगहों पर विरोध का सामना शुरू में करना पड़ा। उसके हम्म बाद रोजखेड़ा गांव जो हल्का उचाणा में पड़ता है, वहां एक ऐसी घटना हुई जिसमें जेजेपी की प्रत्याशी नैना चौटाला के ऊपर जो है पथराव किया गया, और हम्म उसमें दिग्विजय चौटाला जो जेजेपी के नेता, उन्होंने कहीं ना कहीं सीधा जयप्रकाश जेपी के लोगों पर उसका आरोप लगाया, जिसके बाद जो है यहाँ का चुनाव पूरी तरह से बदल गया, और यहाँ के वोटर बड़े जो है समझदार दिखाई दे रहे हैं। धीरे हम्म धीरे वो लोग हम्म चुनाव जो पहले दिखाई दे रहा था अब उससे काफी बदल चुका इस क्षेत्र का। हालांकि हम्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें, जिसमें उचाणा, नारनौंद, उकलाना और उसके आसपास के क्षेत्र में हम्म किसान आंदोलन का बड़ा असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। इस और भी मुद्दे? जी जी, इसमें और यहाँ भी मुद्दे थे इसमें? हिसार लोकसभा में जो सबसे बड़े मुद्दा जो रहा, जो हम्म बीजेपी के और जेजेपी के हों और चाहे इनेलो के हों, हम्म उन नेताओं ने सीधे सीधे जयप्रकाश जेपी की छवि के ऊपर बार बार जो है अपने भाषणों में बात की। हम्म बीजेपी के तमाम नेताओं ने लोगों को वो दौर याद दिलाने का काम किया कि जयप्रकाश जेपी जब ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया थे तो किस तरह का वातावरण और माहौल यहां रहता था। हम्म इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में बीजेपी ने जो किया, एक तो हिसार में जो एयरपोर्ट का बड़ा मुद्दा है उसको हम्म भुनाने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात इस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के जो 2 नंबर पर सबसे बड़े नेता हैं अमित शाह, वो हम्म आए। उन्होंने हम्म समाज के कई वर्गों, चाहे वो युवा हों, खिलाड़ी हों, किसान हों, उनको साधने का प्रयास किया। ये तीनों ही हम्म वर्ग मुख्य रूप से बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन हम्म इनको साधने के लिए उन्होंने इनकी भूरी भूरी प्रशंसाएं की, खूब बड़ाई की। हरियाणा के युवा हों, किसान हों और चाहे खिलाड़ी हों। इसके अलावा हम्म उन्होंने जिस तरह से कई धार्मिक स्थलों और कई स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करके चौधरी रणजीत हम्म सिंह के पक्ष में एक माहौल बनाने का काम किया। हम्म हम्म यहां सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं पूरे हरियाणा प्रदेश में जो रही, वो ये रही कि दोनों ही प्रत्याशी अप्रत्याशित रूप से चुनावी मैदान में उतारे गए। जब टिकट हम्म वितरण की बात थी तो ना तो कहीं चौधरी रणजीत सिंह का नाम था, ना ही हम्म कहीं जयप्रकाश जेपी का नाम था। कांग्रेस की हम्म तरफ से यहां ब्रिजेंद्र सिंह का नाम आगे चल रहा था, और बीजेपी हम्म की तरफ से यहां चाहे कुलदीप बिश्नोई हो या कैप्टन अभिमन्यु, इन दो हम्म नाम प्रमुखता से उठ रहे थे। लेकिन जी। एकाएक दोनों नए चेहरे आए, और नए हम्म चेहरे आते ही सारा सीन यहां बदल गया। अब हम्म यहां का चुनाव इन तमाम मुद्दों के अलावा हम्म कौन नेता किसकी किस लेवल पर मदद करता है, ये एक हम्म बड़ा विषय इस लोकसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। जी। तो इसमें लगता है कि आपको कहीं भितरघात हो सकता है किसी भी पार्टी में आप बात करें अगर यहाँ पर खास तौर पर बीजेपी की मैं बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे रणजीत चौटाला को टिकट दे दी गई, बाकी नेता जो उम्मीद कर रहे थे, खास तौर पे कुलदीप बिश्नोई का परिवार भी उम्मीद कर रहा था, कैप्टन अभिमन्यु था और कई लोग थे कतार में। को तो ऐसा तो नहीं है कि उनका कहीं सहयोग कम मिल रहा हो, उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मिल मिल नहीं पाएगा कैंडिडेट को, दूसरे कैंडिडेट को चला जाए,
कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है, देखो या दूसरी पार्टी में भी ऐसी चीजें चल रही होंगी, कांग्रेस देखो में, मैं बताऊं आपको, कांग्रेस में भी ऐसे ही? हिसार लोकसभा ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे हेवीवेट नेता रहते हैं। चाहे हम्म बीजेपी की बात कर लें, बीजेपी में आधा दर्जन के आसपास ऐसे नेता हैं जिनका खुद का इस लोकसभा क्षेत्र में एक वजूद है। इसी हम्म तरह से कांग्रेस में भी आधा दर्जन के आसपास नेता हैं जिनका अपना हम्म वजूद है। हम्म बीजेपी और कांग्रेस में जो सबसे बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है वो अनुशासन का है। बीजेपी में कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो अनुशासित दिखाई दे रहे हैं। जी। शुरू शुरू में जब चौधरी रणजीत सिंह को टिकट मिली, बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा, तो कई हम्म लोग उनके साथ कुछ दिन तक नहीं दिखाई दिए। हम्म लेकिन बीजेपी ने ऐसा अनुशासन का पाठ पढ़ाया कि अब चाहे कुलदीप हम्म बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई हों, कैप्टन हम्म अभिमन्यु हों, प्रोफेसर हम्म छतरपाल सिंह हों, सुभाष हम्म बराला हों, मीनू बेनीवाल हम्म हों, या और भी जो तमाम नेता हैं इस क्षेत्र के, वो सब हम्म चौधरी रणजीत सिंह के साथ अब खुले तौर पर लग चुके हैं। हम्म तो वहां कोई भीतरघात की संभावना दिखाई नहीं दे रही। जबकि दूसरी तरफ जयप्रकाश जेपी के साथ जो कांग्रेस के 4 बड़े नेता जिनका इस क्षेत्र में प्रभाव है, चाहे वो कुमारी हम्म शैलजा हो, वीरेंद्र सिंह का हम्म परिवार हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो और किरण चौधरी हो, उनमें से कोई भी हम्म उस सतर पर प्रचार और प्रसार के लिए नहीं आया जिस सतर पर एक मदद करने के लिए आना होता है। एवं ना कुमारी शैलजा आई, ना रणदीप सिंह सुरजेवाला आई, ना किरण चौधरी आई। चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह ने जरूर उचाणा में एक कार्यक्रम किया जिसमें हम्म जयप्रकाश जेपी उपस्थित रहे। लेकिन हम्म उचाणा का जो माहौल जो मुझे जो ज्ञात हुआ है वो यही है कि वहां जो बीरेंद्र सिंह के जो कार्यकर्ता हैं, नजदीकी जो लोग रहे हैं, वो हम्म चौधरी रणजीत सिंह का चाय पानी का प्रोग्राम वहां कर रहे हैं, जिससे हम्म कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि भीतरघात यहां हो सकता है। हम्म। जी तो अब भिवानी की तरफ चलते हैं, भिवानी की तरफ चलते हैं। वहां पर भी जिस तरीके से टिकट कट गई किरण चौधरी की, तो वहां राव दान सिंह को दे दिया गया। बीजेपी ने पुराने कैंडिडेट के ऊपर ही अपना दाव खेला है। वहां पर आज नरेंद्र मोदी थे, कल बात करें तो वहां पर राहुल गांधी थे, और तमाम जी इस जो इलाके की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात करें, तो और कौन से वहां पर मुद्दे आपको लगता है कि प्रभावी रहे यहाँ पर इस चुनाव में, और जो जो मतदाता है वो मत का जब प्रयोग करेगा, वोट का जब इस्तेमाल करेगा, तो उसके दिमाग में होंगे वो मुद्दे? देखो, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जब किरण चौधरी चौधरी बंसीलाल के परिवार की टिकट कटी, ये हम्म 1991 में चौधरी बंसीलाल के परिवार ने यहां से चुनाव नहीं लड़ा था, किसी और को उन्होंने अपने खासम खास को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा था। उसके हम्म अलावा हर चुनाव में चौधरी बंसीलाल के परिवार ने यहां से चुनाव लड़ा है, चाहे चौधरी हम्म बंसीलाल हो, उसके बाद उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह, उनकी पोती श्रुति चौधरी। लेकिन ये हम्म पहला ऐसा वाक्य है जब उनकी टिकट काट दी गई। इसके हम्म बाद किरण चौधरी और जो उनके समर्थक हैं उनमें बड़ा गुस्सा यहां देखने को मिला। जगह हम्म जगह जहां जहां भी राव दान सिंह के कई कार्यक्रम हुए तो दोनों गुटों में आपस में जूतम पचार तक हुई। लेकिन हम्म राव दान सिंह को टिकट मिलने के बाद हम्म इतना जरूर हुआ कि जो ऐसा लग रहा था कि धर्मवीर सिंह बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। हम्म अब हालात ये है कि यहां बड़ा कांटे का मुकाबला है, और जिस तरह हम्म से राव दान सिंह को मदद करने के लिए राहुल गांधी खुद आए, हरियाणा प्रदेश हम्म की कुछ एक चुनिंदा सीटों पर वो आए, हम्म और इसके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपना खुद का चुनाव छोड़ करके यहां प्रचार के लिए आए। पूरा हम्म जो है हुड्डा साहब का जितना दमखम रोहतक में लग रहा है, उतना हम्म ही मैं मान के चल रहा हूं कि इस महेंद्रगढ़ की सीट, भिवानी और महेंद्रगढ़ की सीट पर भी लग रहा है, क्योंकि हम्म ये सीट हुड्डा साहब के लिए भी एक प्रतिष्ठा की सीट है। हम्म श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जिस तरह हम्म का बर्ताव उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो उस तरह से एक सहयोग नहीं दे रहे थे। और हम्म उसके बाद किरण चौधरी का एक वीडियो आना, उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहना कि राव दान सिंह उनका फोन नहीं उठा रहा, तो कहीं हम्म ना कहीं इस सीट पर अगर भीतरघात नहीं हुआ तो हम्म राव दान सिंह बड़ा जो है ठीक ठाक उनका चुनाव चल रहा है। हालांकि धर्मवीर सिंह बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं, और वो लगातार पिछले 2000 से जो है चुनाव जीतते रहे हैं। वो हम्म सोहना से लेकर के, बारडा से लेकर के तोशाम और भिवानी महेंद्रगढ़ चारों हलकों से चुनाव जीत चुके हैं।
बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं। इस पूरी लोकसभा क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो दादरी और भिवानी के कुछ इलाके को छोड़ करके किसान आंदोलन का भी कोई बहुत बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि महेंद्रगढ़ की जो 4 विधानसभाएं हैं वहां किसान आंदोलन का कहीं कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। वहां स्थानीय मुद्दे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस लोकसभा में ये है कि चौधरी धर्मवीर सिंह लोगों के बीच में अपने 10 साल के कार्यकाल में उस स्तर तक नहीं जा पाए जिस स्तर तक उनसे लोगों को उम्मीदें थी। इसमें एक कहीं ना मुद्दा और कहीं छूट रहा है, जो जी इसमें एक मुद्दा, मैं भी वहां पर घूमा उस जी लोकसभा क्षेत्र में, खास तौर पर जी महेंद्रगढ़ इलाके में, जहां जी यादव हैं, यहाँ पर गुर्जर बेल्ट माना जाता है जिस चीज क्षेत्र जी को, तो वहां लोग कह रहे हैं कि जो अग्निवीर का मुद्दा है, खास तौर पर क्योंकि आर्मी में बहुत सारे लोग जाते हैं मैं वहां पर, मैं आपकी आर्मी बात में बहुत। से बिल्कुल सहमत हूं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र संभवतः राजस्थान के चूरू के बाद सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा सैनिक पाए जाते हैं। यहाँ घर घर में और एक एक परिवार में बड़े सैनिक हैं। तो शिक्षा का भी इस क्षेत्र में बड़ा बोलबाला है, खिलाड़ियों का भी बड़ा बोलबाला है। यहाँ से आर्मी चीफ तक भी रहे हैं। तो अग्निवीर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के धर्मवीर सिंह को कई गांवों में विरोध का सामना भी करना पड़ा। उनसे लोगों ने सवाल जवाब भी किए। जिस क्षेत्र में महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में किसान आंदोलन के बजाय अग्निवीर का बड़ा मुद्दा है। एक वो समय था इस पूरे इलाके में जब सैकड़ों युवा स्टेडियमों में, रोड के किनारों पर सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे फौज में लगने के लिए। लेकिन जब से ये अग्निवीर की स्कीम आई है तब से मैदानों में घास उग चुका है और जो सड़कें हैं वो सुबह सुबह सुनसान नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे का सीधा सीधा नुकसान बीजेपी के प्रत्याशी को होने की संभावना इस क्षेत्र में दिखाई दे रही है। अब आते हैं, हम चलते हैं गुड़गांव की तरफ, फिर आएंगे फरीदाबाद, फिर रोहतक। जी, गुड़गांव में क्या लग रहा है? गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से कैप्टन अजय सिंह यादव की बजाय जो पिछली बार के प्रत्याशी थे राज बब्बर, जो बड़े फिल्म अभिनेता हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और गुड़गांव चूंकि 2 अलग अलग पार्टों में यह क्षेत्र है। एक तो वो गुड़गांव शहर और गुड़गांव के आसपास का क्षेत्र है जो बड़ा डेवलप्ड है, जहां हरियाणा प्रदेश यानी देश और दुनिया के लोग आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेवात का वो इलाका भी है जिसको हरियाणा प्रदेश में सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। और यहाँ पहली बार ऐसा देखने को मिला कि राव इंद्रजीत सिंह को भी बड़ा कांटे का मुकाबला में यहाँ सामना करना पड़ रहा है। वरना तो यहाँ पिछले कई वर्षों से इस तरह की एक रवायत सी थी कि राव इंद्रजीत आखिरी के 2-3 दिन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते और उससे पूरा माहौल को वो पलट देते थे। वो चाहे गुड़गांव लोकसभा हो, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा हो। जी, इसको सेफ सीट मानकर चलती थी, इसको हाँ बिल्कुल सेफ सीट मान के चलती थी। लेकिन अब की बार तो पसीना बहाना पड़ रहा है उनको भी। नहीं, सेफ सीट इसलिए मान के चल रही थी कि वो लगातार यहां से जीतते रहे हैं। उनके परिवार का इस क्षेत्र में एक बड़ा दबदबा हमेशा रहा है। लेकिन राजनीति में अक्सर गढ़ ढह जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने ऐसे ऐसे नेताओं को देखा है जिनको राजनीति के नौसिखिया लोगों ने हरा दिया है कई बार। तो यहाँ की सीट पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुकाबला बड़ा जो है कांटे का रहेगा। और राव इंद्रजीत को लोगों से चूंकि वो बहुत ज्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन अब इतना निश्चित है कि उनको भविष्य में लोगों के बीच में रहना पड़ेगा अगर अपनी राजनीतिक सक्रियता को जिंदा रखना है तो। जी, फरीदाबाद चलते हैं। फरीदाबाद में क्या लग रहा है, मुकाबला कहाँ है? फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कृष्णपाल गुर्जर लगातार 2 योजना से मंत्री बनते आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के बड़े नजदीकियों में वो शामिल हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बार महेंद्र प्रताप सिंह, जो बड़े गुर्जर नेता हैं, मंत्री रहे हैं और कृष्णपाल जी के मुकाबले बड़े अनुभवी हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार करके यहाँ बड़ा रोचक मुकाबला बना दिया है। और यहाँ
जो ये सीट है, जब करण सिंह दलाल जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े नजदीकी रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं, उन्होंने जब उन पंचायत की तो उस समय कुछ और सीन लग रहा था, लेकिन जो जो चुनाव चला तो यहां भी बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कृष्ण पाल गुर्जर पिछली बार देश की टॉप जो 3 जीतें थी उनमें वो शामिल थे, लेकिन इस बार ना केवल कृष्ण पाल गुर्जर की सीट पर बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरह के हालात हैं कि जो लाखों की जीत है वो हजारों में दिखाई दे रही है। जी, तो अब बात करते हैं कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला है। पिछली बार जो मैदान में थे प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से हैं, और जो बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से भी डॉक्टर अरविंद शर्मा के ऊपर ही दाव खेला है। हालांकि दूसरे चेहरे बदल गए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट चेंज हो गए हैं, बसपा आपकी बार मैदान में नहीं है, तो तमाम इस तरह की स्थिति है। और इस पर आपकी क्या राय है कि यहाँ पर क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव था, और मुकाबले में कौन कहाँ खड़ा है? देखो, रोहतक लोकसभा क्षेत्र को भी बड़ी हॉट सीट माना जाता है, और ये आज से नहीं, ये हमेशा से हॉट सीट रही है, क्योंकि ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से चौधरी देवीलाल को भी बुरी तरह से लगातार हारों का सामना करना पड़ा। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी एक जमाना ऐसा है कि यहां से हार का सामना करना पड़ा। इस बार इस लोकसभा सीट में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उतारा मैदान में, हालांकि वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए उतारा कि ये सीट जीत करके वो प्रदेश में एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगली बार कांग्रेस का राज बढ़ने जा रहा है। दर्शकों को मैं बताऊं, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट से जीत जाते, वो चूंकि बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे और देश की जो सबसे कम हारों में उनकी हार रही, और जो एक बात कहते हैं कि अरविंद शर्मा की जीत से ज्यादा दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार की चर्चा पूरे देश में रही, उस हार की वजह से कांग्रेस पार्टी राज नहीं बना सकी हरियाणा प्रदेश में। इस बात की टीस आज भी ना केवल रोहतक, सोनीपत, झज्जर और हरियाणा प्रदेश के लोगों को है, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी वो टीस आज भी है। उनके मन में आज भी ये मलाल है कि अगर पिछला चुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत जाते तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी की जगह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। इस बार जो हालात लग रही है, हर हालात में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और इलाके की जो जनता है, वो जो हुड्डा साहब के साथ वर्षों से लोग रहे हैं इस इलाके के, वो ये चाहते हैं कि हर हालात में दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते। इस लोकसभा क्षेत्र में जो मुख्य मुद्दा रहा वो ये रहा कि अरविंद शर्मा, जिनको 5 साल का मौका इस इलाके की जनता ने दिया, वो 5 साल लोगों के बीच में उस स्तर पर नहीं रहे जिस स्तर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा रहते थे, या एक सांसद को रहना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात, अरविंद शर्मा अपने 5 साल के कार्यकाल में इस इलाके में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला पाए जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकाल में इस इलाके को चमका करके उन्होंने रख दिया था, बल्कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के जो प्रोजेक्ट थे वो भी जो है वो पूरे नहीं करवा पाए। इसके अलावा जिस तरह का 5 साल में बर्ताव अरविंद शर्मा का रहा, चाहे वो इलाके की जनता के साथ हो, चाहे बीजेपी के ही खुद के नेताओं के साथ हो, क्योंकि वो कभी मनीष ग्रोवर के साथ उलझते रहे, कभी मनोहर लाल जी के साथ उलझते रहे, कभी और नेताओं के साथ भी वो उलझते रहे, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको इस लोकसभा चुनाव में भुगतने का देखा गया, क्योंकि जगह जगह उनका भी विरोध हुआ। इवन कोसड़ी जैसा विधानसभा क्षेत्र जो एक तरफा लीड से उन्होंने अरविंद शर्मा को जिताया, उस क्षेत्र में भी उनको सवाल जवाबों का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा का जो 5 साल का कार्यकाल है और जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारने के बावजूद 5 साल लोगों के बीच में रहे, ये इस लोकसभा क्षेत्र की जनता के जो है होठों पर कह लीजिए या उनके जुबान पर कह लीजिए, ये बड़ा तेजी से बात चल रही है। दूसरी बड़ी बात, राव इंद्रजीत का कोसड़ी हलके में अपना एक प्रभाव है, यहां से उनके भाई भी विधायक रहे हैं, और राव इंद्रजीत का भी जिस तरह से
जो है अरविंद शर्मा के प्रति जो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा लगाव इस चुनाव में नहीं दिखाया, तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मतदाताओं को प्रभावित जरूर करेगा। जी बिल्कुल। जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं अगर बात करूं तो वो हमेशा एक बात उनके भाषण में मैंने सुनाई थी, आपको भी आपने भी जब सुना होगा, कि वो कह रहे हैं कि मेरे काम पर आप देखें, उनका भी काम देख लें, रिपोर्ट कार्ड सामने रख लें और उसके बाद चुनाव आप करें कि कौन बेटर है आपके लिए। तो इस तरीके का, लेकिन बार बार उनके जो सवाल पूछा गया यहाँ पर अरविंद शर्मा को से, और लेकिन रिपोर्ट कार्ड वो नहीं दिखा पाए लोगों को कि किस तरीके का उनका रिपोर्ट कार्ड है, वो काम नहीं गिनवा पाए। बीच में हम रुक गए थे, कोई टेक्निकल दिक्कत थी, तो वो अपना काम नहीं गिनवा पाए। ये चीजें रहेंगी कि क्या इस तरह के मुद्दे रहते हैं दिमाग में, जो वोटर जब जाता है, जब चुनाव करने वोट बटन दबाता है ईवीएम का, तो दिमाग में डेवलपमेंट होता है मुद्दा, या फिर चुनाव कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर गया कि नरेंद्र मोदी के नाम पे दे दी, जिस तरीके से पिछली बार खासतौर पर हरियाणा में 10 की 10 देखे गए। देखो अनुज जी, पिछली बार के और इस चुनाव में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पिछली बार अरविंद शर्मा लोगों के लिए बिल्कुल नए प्रत्याशी थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम से वोट दिए, और अरविंद शर्मा को तो इस पूरे इलाके की तब तक कोई बहुत ज्यादा समझ भी नहीं थी, क्योंकि ये इलाका उनके लिए राजनीतिक तौर पर नया था। बेशक वो इस इलाके से आते हों, और 5 साल में जब उन्होंने कुछ विशेष नहीं वो कर पाए, तो निश्चित रूप से वोटर जब वोट डालता है तो वो सोचता जरूर है कि हम विकास पर वोट दें या हम किसी दूसरे एंगल पर वोट दें। और उसी का ये परिणाम है कि अरविंद शर्मा जैसा इतना अनुभवी नेता, और उससे सवाल जवाब जब लोग करते हैं तो वो उसके जवाब भी कई बार नहीं दे पाए। जी बिल्कुल। अब सोनीपत बढ़ते हैं। अब सोनीपत लोकसभा, जहां से दोनों ही कैंडिडेट नए कैंडिडेट थे, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे यहाँ पर कांग्रेस की बात करें, तो क्या लग रहा है यहाँ पर क्या मुकाबला है, किन के बीच है? मुद्दे वही हैं या फिर कुछ इलाके के हिसाब से बदले हैं वहां पर चीजें? देखो, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से रमेश कौशिक का टिकट काट करके और बीजेपी ने मोहनलाल बड़ोली को टिकट दिया, और कांग्रेस पार्टी ने यहां जींद जिले से संबंध रखने वाले सतपाल ब्रह्मचारी को चुनावी मैदान में उतारा। इस लोकसभा में एक बड़ा मुद्दा तो ये है कि जींद इलाके से सांसद हो या सोनीपत इलाके से हो, क्योंकि यहां रमेश कौशिक लगातार सोनीपत से बनते रहे, उससे पहले जितेंद्र मलिक भी यहां से बने, और जींद जिले को कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। जींद जिले की 3 विधानसभा इस क्षेत्र में आती हैं, और जी अभी एक बड़ा मुद्दा यहां है, मोहनलाल बड़ोली से भी लोगों ने लगातार सवाल और जवाब इस क्षेत्र में किए हैं, और चूंकि जींद जिला किसान आंदोलन का गढ़ रहा, और जो सोनीपत के बॉर्डर पर भी लोग, दिल्ली सोनीपत के बॉर्डर पर लगातार जो है लोग बैठे रहे, तो निश्चित रूप से यहां जींद वर्सेस सोनीपत के अलावा किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, और रमेश कौशिक का जो 10 साल का कार्यकाल रहा उस पर भी यहां लोग चर्चा कर रहे हैं। तो करनाल बढ़ते हैं, करनाल की भी इंपॉर्टेंट सीट। जी जी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात जो है इन इलाकों में ये है कि पुराना जो रोहतक जिला है, रोहतक सोनीपत झज्जर, वहां के किसी नेता को बीजेपी की सरकार में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जी करनाल की बात कर लेते हैं। करनाल में भी इंपॉर्टेंट सीट है, यहाँ पर खुद मनोहर लाल खट्टर मैदान में उतरे हैं बीजेपी की तरफ से, और एक नए चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से, पहली बार बुद्धि राजा उनका, और भी बहुत सारे लोग होंगे वहां पर, मराठा हैं वहां पर। तो क्या लग रहा है कि यहाँ के क्या? जी जी, वीरेंद्र मराठा, तो वो भी हैं यहाँ पर मैदान में। क्या समीकरण दिख रहे हैं आप तक? मुद्दे क्या है करनाल लोकसभा सीट पर? करनाल लोकसभा क्षेत्र में मनोहर लाल जी के चुनाव लड़ते ही ये भी प्रदेश की एक हॉट सीट बन गई है, और ये ऐसी सीट भी है जहां विधानसभा का चुनाव भी करनाल शहर में होना है। तो निश्चित रूप से इस सीट पर बड़ा कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। जब से कांग्रेस पार्टी ने यहां दिव्यांशु बुद्धि राजा को चुनावी मैदान में उतारा है,
और जी। जैसे ही उनकी टिकट की घोषणा हुई तभी ये ऐसे कयास लग गए थे कि एक युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतार करके कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा गेम खेला है। राजनीति में अक्सर युवा ही बड़े धुरंधरों को हराते हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल को प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने हराया हो, चाहे चौधरी बंसीलाल को चंद्रावती ने हराया हो, या इसके अलावा और भी बहुत से उदाहरण हैं। तो निश्चित रूप से करनाल लोकसभा क्षेत्र में भी मुकाबला बड़ा कांटे का दिखाई दे रहा। पिछली बार जिस तरह से संजय भाटिया वहां देश की जो टॉप 3 जीतें थी उनमें शामिल रहे, लेकिन इस बार उनकी टिकट काट करके और मनोहर लाल जी को जिस तरह से टिकट दी है, उसके बाद इस क्षेत्र के भी सारे समीकरण बदल गए हैं। ये इलाका भी किसान आंदोलन का बड़ा गढ़ रहा है और यहां मुख्यमंत्री रहते हुए भी मनोहर लाल खट्टर को किसान आंदोलन के दौरान बड़ा विरोध का सामना इस क्षेत्र में करना पड़ा है। तो निश्चित रूप से यहां भी, चूंकि ये उत्तर प्रदेश के साथ लगता हुआ भी इलाका है, इसमें पानीपत के साथ लगता, यहां के समीकरण भी बड़े अप्रत्याशित दिखाई दे सकते हैं। जी। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर नवीन जिंदल जो कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब की बार बीजेपी के सिंबल पर वो मैदान में है। वहीं अभय सिंह चौटाला जो अपने पार्टी के बड़े लीडर हैं और वहां से उन्होंने चुनावी मैदान में वो खुद उतरे हैं। वहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो सुशील गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर मुकाबला सीधम सीध है या फिर त्रिकोणीय मुकाबला है? तो और मुद्दे क्या हैं यहाँ रहे चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान? देखो, कुरुक्षेत्र की सीट पर तीनों पार्टियों ने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है और तीनों ही बड़े चेहरों के आने के बाद ये सीट बड़ी त्रिकोणीय मुकाबले में है। और यहां अभय सिंह चौटाला खुद चाहते हैं कि वो हर हालात में अपनी इस स्थिति में जरूर आए ताकि उनकी पार्टी का अस्तित्व प्रदेश में जिंदा रह सके। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में एक ही सीट मिली है। सुशील गुप्ता भी ये चाहते हैं कि इस तरह से माहौल उनकी पार्टी का बने ताकि विधानसभा चुनाव में उनका खाता खुल सके, कहीं ना कहीं सम्मानजनक हालात उनकी बन जाए। और नवीन जिंदल जो कांग्रेस के यहां से सांसद रहे, उनके पिताश्री भी यहां से सांसद रहे, ओम प्रकाश जिंदल, वो भी पूरा जोर दमखम यहां लगाए हुए हैं। इस सीट पर नवीन जिंदल के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिष्ठा भी बड़ी दांव पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस सीट से सांसद हैं निवर्तमान। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर तमाम ऐसे समीकरण बन रहे हैं। पहली बार एक तो यहां से मुख्य पार्टियों ने किसी सैनी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, वरना तो यहां पिछली लगातार 2 योजनाओं से, पहले राजकुमार सैनी और उसके बाद नायब सैनी, उससे पहले यहां कैलाशो सैनी भी जो है नवीन जिंदल से पहले यहां सांसद रही हैं। तो कई वर्षों से यहां सैनी नेताओं का बड़ा प्रभुत्व इस क्षेत्र में रहा है। लेकिन इस बार 2 प्रत्याशी अग्रवाल समुदाय से और 1 प्रत्याशी जाट समुदाय से यहां मुख्य रूप से चुनावी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला है और कांटे की टक्कर है। तीनों ही प्रत्याशी जो है अपना दमखम यहां लगाए हुए हैं। इस क्षेत्र में भी किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा रहा। यहां एक और बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि नवीन जिंदल जीतने के बाद लोगों को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, हारेंगे तो भी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि नवीन जिंदल दुनिया के बड़े व्यापारी हैं और अक्सर इतने बड़े उद्योगपति बहुत कम समय जनता को दे पाते हैं। ये बात अभय सिंह चौटाला भी अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं और ये बात सुशील गुप्ता की जनसभाओं में भी चल रही है कि नवीन जिंदल इस क्षेत्र में बड़ा उद्योगपति होने की वजह से ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन चूंकि उनको जिताने के लिए चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स हो, उनको सह प्रभारी बीजेपी ने लगाया है, इसके अलावा चाहे कंवरपाल गुर्जर हो, मंत्री हैं, उनको भी यहां बड़ा जो है जिम्मेदारी दी गई है। हर हालात में कुरुक्षेत्र की सीट तीनों ही प्रत्याशियों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। जी। अंबाला बच गई। अगर बात करें अंबाला लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां कुमारी शैलजा की जगह कांग्रेस पार्टी ने वरुण मुलाना को टिकट दी है और रतनलाल कटारिया की जगह उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया चुनावी मैदान में है। कुरुक्षेत्र की तरह इस सीट पर भी
नायब सिंह सैनी की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। इस सीट के नारायणगढ़ हलके से वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी लगातार बंतो कटारिया के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। यहां दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं भीतरघात का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी के साथ भीतरघात होता है तो वो किस स्तर तक होता है, इस पर यहां निगाहें बनी रहेंगी। ये वो इलाका है, यहां भी किसान आंदोलन का बड़ा असर रहा। यहां एक बहुत बड़ी जो बात है वो ये कि अनिल विज, जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनकी कैबिनेट में उनको शामिल नहीं किया गया, उनके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक निराशा का माहौल है। इसके अलावा निर्मल सिंह एक बड़ा चेहरा है, वो आम आदमी से वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। और कुमारी शैलजा का इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है, कई विधायक उनके बने हैं और कई बड़े नेता हैं। वो क्या रुख अपनाते हैं, इस पर इस लोकसभा क्षेत्र का पूरा दारोमदार रहेगा। जी, अगर 10 की 10 सीटों का मैं जिक्र करूं तो हरियाणा में पिछली बार मोदी का जादू खूब चला था। और कितना, मतलब आप देखें, रोहतक की सीट को छोड़ दें, उसमें 7500 के आसपास का था जीत हार का जो अंतर था। लेकिन बाकी में लाखों की जो था अंतर था, लाखों से जीते थे। और आपने कहा कि रिकॉर्ड मतों से भी 1-2 सीट थी जो रिकॉर्ड मतों से वो जीते थे। तो अब की बार क्या वो 6.5 लाख। जी बिल्कुल, वो एक जी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा पिछली बार का। अब की बार क्या वो गैप उतना ही है या फिर कम हो गया है अब की बार? देखो, इस बार इतना तो निश्चित है कि पिछली बार का जो रिजल्ट रहा वैसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। पिछली बार जब 6-6, 6.5 लाख से 4.5 लाख से 3.5 लाख से प्रत्याशी जीते, और कई प्रत्याशी तो ऐसे जीते कि उन्होंने सही ढंग से वोट तक भी नहीं मांगे। उन्होंने तो ये कहा कि वोट डालना है तो मोदी को डालो, हमें बहुत ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार सभी प्रत्याशियों को पसीना आया हुआ है। हार और जीत 2 लोकसभा क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी में जो है हजारों में होने की संभावना दिखाई दे रही है। बड़ा जो है क्लोज मुकाबला होगा। और जो आखिरी जो 2 रातें हैं, आज की रात और कल की जो रात है और कल का दिन है, और उसके बाद बूथ पर किस तरह से किसकी मैनेजमेंट ज्यादा प्रभावी रहती है, कौन अपने वोटर को बूथ तक पहुंचाने में कामयाब रहता है, कौन अपने गढ़ से ज्यादा वोटिंग करवा पाता है, वही हार और जीत का पैमाना तय करेंगी। तो यही थी सारे 10 की 10 सीटों का हमने भी जिक्र किया। आप भी किस इलाके से देख रहे हैं, किस लोकसभा से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और क्या पोजीशन है वहां की, कौन कांटे का मुकाबला है या फिर एक तरफा आपको लगता है, तो वो राय जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप प्रद्युमन हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।